हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BDN केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूं राज यादव और जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट चल रहा है और सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स बताया था और सॉलिड के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम जो चर्चा करने वाले थे वो जो सॉलिड थे वो दो प्रकार के थे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। मैंने बताया था इससे पहले कि हम इस चैप्टर के अंदर केवल क्रिस्टलीय ठोसों की बात करेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस हम पढ़ चुके हैं, अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ चुके क्या होते हैं, और आज हमारे पढ़ने की जो बारी है वो है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग है हमारे पास, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैंने लिखा है बेटा यहाँ पर, संरचनात्मक इकाइयों के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार हैं बेटे? आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड एटॉमिक सॉलिड। ठीक है, ये चार प्रकार के सॉलिड्स हमारे पाए जाते हैं। चलिए तो देखते हैं, हम इनको एक एक करके बारी बारी से चारों ठोसों के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटे हम लोग कि चारों ठोसों को एक एक करके पढ़ा जाए। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो सॉलिड है वो सॉलिड होगा बेटा आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या होता है बेटा, हम पॉइंट्स में पढ़ ले रहे हैं इस चीज को। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर पढ़ेंगे तो क्या होगा, आयनिक सॉलिड क्या होगा बेटा, इनमें जो संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, इनमें संरचनात्मक इकाइयां आयन होते हैं। आयन कौन कौन से? धनायन एंड एवं ऋणायन। ठीक है, ऋणायन, धनायन और संरचनात्मक इकाइयां धनायन मतलब आयन होते हैं। और आयन कौन से होते हैं बेटे? मैंने लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर, धनायन एवं ऋणायन होंगे, यानी पॉजिटिव आयन, यानी हम इसको कह सकते हैं बेटे पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन होंगे। अब जो आयन्स होते हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, वो एक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं बेटा? एक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा। ठीक है, इनमें जो आयन है, इनमें आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें जो आयन है वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत आकर्षण बल होता है, बहुत प्रबल बल होता है। जब बल प्रबल है तो उन्हें हटाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात जब ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो ये कैसे होंगे? कठोर होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो कैसे होंगे बेटा? वो कठोर होंगे। ठीक, बात समझ आ रही होगी आपको? ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट ये था, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा बेटा, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं, क्योंकि इनमें आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, भंगुर का मतलब क्या है? भंगुर का मतलब जब भी हम इन्हें तोड़ेंगे तो तोड़ने पर ये टूट के बिखर सकते हैं। जैसे मान लो आपने नमक तोड़ा होगा तो नमक को तोड़ते थोड़ा है और टूट ज़्यादा जाता है, तो इसका मतलब है भंगुर। मतलब बहुत कैसे हैं, मतलब बहुत फफस टाइप से, टूटेंगे तो फैल जाएंगे, बिल्कुल बखिर जाएंगे ये। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो क्या होगा? देखिए बेटे, जब ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होंगे तो यहाँ देखिए आयंस प्रबल होंगे। अब ये जो होते हैं वो जो जल होता है अर्थात ध्रुवीय विलायक होते हैं। ये ध्रुवीय विलायक में
में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलय कैसे? जैसे जल, जैसे जल, ठीक है। ध्रुवीय विलय कैसा होता है? जैसे जल, जल में कैसे होंगे? विलय होंगे। और चौथी बात, यानी कि तीसरी, चौथी, पांचवी इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टी ये होती है बेटे कि ये ठोस अवस्था में वैद्युत के कुचालक होते हैं, वैद्युत के कुचालक होते हैं जब होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन नहीं होते हैं, ठोस अवस्था में आयन नहीं होते हैं, है ना, आयन नहीं होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में, गलित या विलयन अवस्था में, गलित या विलयन अवस्था में हमें वैद्युत के चालक होते हैं, इसका भी रीजन क्या है? जैसे ठोस अवस्था होगा, जैसे नमक है, NaCl है, तो NaCl जो होगा बेटे, तो NaCl जब ठोस होगा, या ठोस जो नमक हम खाते हैं, जो भी यूज करते हैं, जो भी पाउडर नमक का होता है, नमक की जो डेली होती है, वो इस रूप में होती है, NaCl के रूप में। ये जब तक ये ऐसे इस अवस्था में रहेगा, शुद्ध अवस्था में, जैसे जब तक ये रहेगा तब तक ये वैद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई पॉजिटिव आयन है और ना ही कोई नेगेटिव आयन है। जैसे ही इसको वाटर में घोलोगे या इसको हीट करोगे, गलित अवस्था में ले जाओगे, तो ये टूट जाएंगे Na+ और +Cl-, अर्थात ये अपने आयनों में टूट जाएगा। जब ये अपने आयनों में टूट जाएगा तो अब ये आयंस जो होते हैं वो वैद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं, इसलिए वैद्युत के सुचालक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयन जो होते हैं वो पूरे ही विलयन में, पूरे गलित और जितना भी द्रव होता है उसमें भ्रमण करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, इसलिए ये आयन जो होते हैं वो वैद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी आती है किसके अंदर? आयनिक सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, जरा देखिए यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, जो संरचनात्मक इकाइयाँ होंगी वो आपकी एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा घिरी होंगी। जैसे NaCl, देखो एग्जाम्पल में क्या हुआ है, एग्जाम्पल में आपको हो जाएंगे NaCl, KCl, ठीक है, CsCl, है ना, और इसके बाद आया CaF2, ठीक। ये सब क्या है? सब आयनिक सॉलिड्स हैं। इसमें मैं इस NaCl की स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए बेटा क्या है, ये मान लो Na+ है, ठीक, एक आयन, तो दूसरा आयन होगा बेटे Cl-, ठीक। अगला आयन क्या है? Na+ है, तो अगला आयन Cl- होगा, इससे अगला आयन Na+ होगा, ठीक है। अब जब यहाँ Na+ आ गया तो इसके Na+ डिफरेंट हो जाएगा, तो Cl-, यहाँ पर Na+, चलो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ Na+। तो NaCl का जो टुकड़ा होता है उसमें Na+ और Cl- जो आयन होते हैं, जो नमक का टुकड़ा होता है, इस नमक के टुकड़े में Na+ और Cl- जो आयंस हैं उनका इस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ही नमक जो है वो एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, ये जो आयंस होते हैं, ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन, इन आयनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसे बोलते हैं हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके चारों तरफ, ठीक है, ये आपस में जुड़े रहेंगे इस तरीके से। ये आयंस जो होते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में।
तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें संरचनात्मक इकाइयाँ क्या होती हैं, ये संरचनात्मक इकाइयाँ कही जाती है, ये आयन होते हैं संरचनात्मक इकाइयाँ। और जो आयन है वो दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन को हम लोग कहते हैं कैटाइन, कैटाइन कहते हैं, और नेगेटिव आयन को हम लोग एनाइन कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के आयन होते हैं, एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। इनमें दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो आयनिक सॉलिड इसके एग्जाम्पल ये, इसकी स्ट्रक्चर ये और प्रॉपर्टी में पीछे लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वाले सॉलिड्स की, और वो सॉलिड आपका है मेटेलिक सॉलिड अर्थात धात्विक ठोस। ठीक, यानी कि धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको धात्विक ठोस। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला इसका जो गुण ये होगा कि इसमें संरचनात्मक इकाइयाँ क्या होती हैं, संरचनात्मक इकाइयाँ इसमें होती है बेटे धातु आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मेटेलिक आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स इसमें संरचनात्मक इकाइयाँ का मतलब ये है कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो धातु आयन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो जो चीज़ जिससे मिलकर के बनी होती है उसे हम संरचनात्मक इकाइयों की श्रेणी में बोलते हैं। ठीक, तो ये रही संरचनात्मक इकाइयाँ धातु आयन और इलेक्ट्रॉन्स। अब बात ये आती है कि धातु आयन और इलेक्ट्रॉन्स आते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लोहे का एक टुकड़ा है, किसका बेटा, लोहे का एक टुकड़ा है। एग्जाम्पल में देखिए आपके पास Fe का टुकड़ा है, तो Fe का जो टुकड़ा होगा, यानी इतना बड़ा जो टुकड़ा है, उस टुकड़े के अंदर Fe का एक पार्टिकल तो होगा नहीं, Fe के बहुत से पार्टिकल्स होते हैं इस इतने बड़े टुकड़े के अंदर। ठीक है, तो बात ये होती है कि जो Fe होता है ये मेटल है, और मेटल की जो आयनिक गुण है वो ज़्यादा होता है, अर्थात ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की इनके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है। ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को ये मेटल्स डोनेट करेंगे तो Fe जो होगा Fe+2 के रूप में निकल जाएगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो जो Fe+2 आयन है ये इस टुकड़े के अंदर, इस वाले टुकड़े के अंदर इस तरीके से अरेंज होता है, Fe+2 यानी Fe+2 इस तरीके से, है ना, लोहे के टुकड़े के अंदर इस तरीके से अरेंज होते हैं मेटल। अब मैं Fe लिया है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पर सिल्वर ले सकता, तो सिल्वर के आयन्स इसी तरीके से होते। मैं यहाँ पर किसी कॉपर का लेते तो कॉपर के आयन इसी तरीके से होते। अब बात ये आती है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों से सब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो समान प्रकार के जब भी आवेश होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। अब ये रुके कैसे पड़े हैं, इनके रुकने का कारण क्या है कि जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन इसी टुकड़े में ही रहते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे तैरते से रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीच बीच में रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होता है इन पर कैसा होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। इन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को बांधे रहते हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे को बांधे रहते हैं। अर्थात ऐसे मान लीजिए जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र हो, और इस समुद्र के अंदर बीच बीच में ये पॉजिटिव आयन पड़े हों। तो नेगेटिव आयन का एक समुद्र है, उसके अंदर बीच बीच में ये पॉजिटिव आयन पड़े हुए हैं, तो ये निकलते नहीं है बाहर से। जैसे इस मेटल के टुकड़े को इधर को मोड़ोगे तो ये समुद्र जो है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो इधर की ओर मुड़ जाएगी, ऊपर को मोड़ोगे तो ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। अर्थात मेटल इसीलिए कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। क्यों? कि जिधर को हम मोड़ते हैं ये उधर की ओर विस्थापित हो जाते हैं, उधर की ओर चले जाते हैं, इसलिए मजबूत होते हैं ये मेटल्स। ठीक, अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमते ही रहते हैं पूरे इसके अंदर। जब घूमते रहेंगे तो ये वैद्युत क्या करेंगे, बहुत अच्छा चालन करेंगे, वैद्युत के बहुत अच्छे चालक होंगे। तो दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर कि दूसरा ये है धातुएं, अर्थात धात्विक ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, तीसरी बात आएगी, इनमें धात्विक चमक होती है, धात्विक
चमक होती है, इनकी विशेषता है, चमक होती है। ठीक है। चौथी बात ये है कि ये वैद्युत तथा ये ऐसे लिख लेते, चलिए, ये ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में ऊष्मा एवं वैद्युत के चालक होते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से एनसीईआरटी में होगा इस वाले पॉइंट से रिलेटेड कि ऐसे कौन से ठोस हैं जो ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी आ गई। इनमें क्या है, इसमें संरचना इकाइयाँ धातु आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो धातु आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के, यहाँ पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र जैसा होता है। इसमें ये पॉजिटिव आयन बीच बीच में फंसे रहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे तरबूज होता है और तरबूज के लाल वाले भाग को हम इलेक्ट्रॉन मान लें और बीज को हम धातु आयन मान लें। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच बीच में पॉजिटिव वाले जो आयन है मेटल के, ये आयन फंसे रहेंगे। जब फंसे रहेंगे तो ये काफ़ी मजबूत होते हैं और परमानेंट आयन होते हैं इसमें, चाहे द्रव अवस्था में रखो चाहे ठोस अवस्था में रखो, इनमें परमानेंट आयन होते हैं। और परमानेंट आयन होने के कारण ये क्या हो गए बेटे, धातु और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है। इसका कारण मुक्त आयन होते हैं, मुक्त आयन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रवाहित होते हैं, ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक। तो ये रहे आपके मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस। इसके अगर एग्जाम्पल आ जाएंगे तो जितनी भी धातुएं हैं, जैसे आपके पास यही धातु आ गई यानी लोहा Fe, कॉपर Cu, मैग्नीशियम है ना, और आपके पास एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स हैं ये सारी मेटल्स जो हैं इसी के अंदर आती हैं, मेटालिक सॉलिड के अंदर। ठीक है। इसे हम मेटल को हम इलेक्ट्रॉन सी भी कहते हैं, ये जो दिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन सी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सी भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र होता है। ठीक है। तो चलिए ये मेटालिक सॉलिड हो गए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस। ठीक है। कौन से ठोस, आणविक ठोस पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटे मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस। ठीक। ये जो आणविक ठोस हैं, ये आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है, आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर ए यानी पहला जो ठोस है वो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस। और जो दूसरा ठोस है बच्चों, इसे बोलते हैं बेटे हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है। और जो तीसरा ठोस है ये होता है हाइड्रोजन आवंधित ठोस, हाइड्रोजन आवंधित ठोस। ये 3 ठोस होते हैं। ठीक है। अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। 3 प्रकार के ठोस होंगे। तीनों ठोसों को बेटा हम लोग एक साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर बी कर सकता हूँ, यहाँ पर इनको सी में डिवाइड कर सकता हूँ। अब देखो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट क्या होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होगा, संरचनात्मक जो इकाइयाँ होंगी, संरचनात्मक इकाइयाँ जो होती हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है। अध्रुवीय अणु कैसे, जैसे एग्जाम्पल में आपका H2 है हाइड्रोजन, क्लोरीन है Cl2, आयोडीन है I2। ठीक है। ऐसे ही सल्फर है S8, फास्फोरस है P4।
ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सब अध्रुवीय अणु हैं। तो इसके अंदर जो आते हैं यानी ये किससे मिलकर के बने होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। ये बनते हैं अध्रुवीय अणुओं से मिलकर, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस। और इसके अंदर क्या होता है? इसमें संरचनात्मक इकाइयाँ, यानी पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट इसमें संरचनात्मक इकाइयाँ ध्रुवीय ठोस होते हैं, ध्रुवीय अणु होती हैं, अणु होते हैं। संरचनात्मक इकाइयाँ जो क्या होंगी? ध्रुवीय अणु होंगे। ध्रुवीय अणु कैसे? जैसे एग्जाम्पल में HCl, ठीक है, और CO2, ठीक। इसके अलावा आपके पास कौन सा आ जाएगा? SO2। ये सब किस में आते हैं? ध्रुवीय ठोस के यानी अणुओं के मध्य आते हैं। ध्रुवीय जो अणु हैं वो ये होते हैं, अध्रुवीय अणु ये होते हैं। और इसके अंदर कौन से आते हैं? पहला पॉइंट, इसमें संरचनात्मक इकाइयाँ, संरचनात्मक इकाइयाँ ऐसे ठोस होते हैं, ऐसे अणु होते हैं, ऐसे अणु होते हैं जो या जिनमें हाइड्रोजन बंध संभव होता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा? जल, यानी H2O। H2O एक ऐसा अणु है जिसके अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। दूसरा है अमोनिया, यानी कि NH3, एक ऐसा अणु है जिसमें अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और तीसरा आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक ऐसा अणु है जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर आपका 2 आता है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसमें जो बंध, जो आपके पास बल पाया जाएगा, यानी जो संरचनात्मक इकाइयाँ जुड़ी होंगी जिससे, वो आपका दुर्बल लंदन फोर्स बोला जाता है, लंदन बल कहा जाता है, ठीक है। तो इनके अणु जो होते हैं, इनके अणु लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट फोर्स होता है ये, ठीक है। और ध्रुवीय में क्या होगा? इसमें जो आपके पास जो संरचनात्मक इकाइयाँ होंगी, तो इनमें जो अणु होंगे बेटे, इनमें अणु द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, या आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं, ठीक। तो इनमें जो अणु है वो द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े होंगे। द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होता है? ये देखिए जरा, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होगा, ये CO2 का मॉलिक्यूल है, एक दूसरा CO2 का मॉलिक्यूल है, एक तीसरा CO2 का मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल के पास 2 प्रकार के ध्रुव होंगे, है ना। एक आपके पास होगा बेटा पॉजिटिव ध्रुव और दूसरा होगा नेगेटिव ध्रुव, ठीक है। ये पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है। ये भी बल बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता, ये भी हल्का फोर्स होता है बहुत ही। और इसमें जो होता है, दूसरा पॉइंट इसमें है बेटा, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, यानी जो बंध लगता है, इसमें जो अणु होते हैं, इसमें अणु हाइड्रोजन बल द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें जो अणु हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए बेटे, जैसे मान लीजिए H और O और H, दूसरा H O और H, और यहाँ पर होगा बेटे नेगेटिव और यहाँ पर होगा पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पर बेटे क्या होगा, यहाँ होगा आपके पास पॉजिटिव और यहाँ पर होगा पॉजिटिव और यहाँ पर होगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, ठीक है।
तीसरी बात ये होगी बेटे, तीसरा जो पॉइंट इनका होगा वो ये होगा, ये मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं। क्यों मुलायम होंगे बेटे ये? क्योंकि बल बहुत ज़्यादा दुर्बल है। जब बल दुर्बल होगा तो ये मुलायम होंगे। ये भी कैसे होते हैं दूसरे, ये ठोस भी कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। और ये भी ठोस कैसे होते हैं? मुलायम ठोस होते हैं। ठीक। और चौथा पॉइंट होगा आपके पास, ये वैद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ये भी कुचालक होते हैं चौथे पॉइंट में, ये भी कुचालक होते हैं और ये भी कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं बेटे? कुचालक होते हैं। और अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें बेटा, मैं ऊपर से एक पॉइंट को मिटा दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा दिया मैंने। इस पॉइंट की मैं पांचवें की बात करूँ, जरा देखिए यहाँ पर, तो जो पांचवा पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो ये होगा, देखिए ये कुचालक होंगे सब, वैद्युत के सब कैसे होंगे? कुचालक होंगे। कारण क्या कुचालक होने का इनका? क्योंकि इसके अंदर आयन नहीं होते हैं, और जिनमें आयन होते हैं वो वैद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट होगा बेटा आपके पास, मुलायम हो गए, कुचालक हो गए, और ये सामान्य ताप पर, सामान्य ताप तथा दाब पर, सामान्य ताप तथा दाब पर द्रव अथवा गैस अवस्था में रहते हैं, अवस्था में रहते हैं। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं बेटे? ये भी सामान्य ताप पर, सामान्य ताप तथा दाब पर द्रव तथा गैस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और इनके पांचवें की बात करूं, ये भी सामान्य ताप पर वाष्पशील द्रव या गैस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए कौन से ठोस? मॉलिक्यूलर ठोस, यानी आणविक ठोस हो गए। ठीक है, इनको हम आणविक ठोस कहते हैं। और आणविक ठोस में जो अणु होते हैं, ये अणु ही आपके आपस में या तो लंदन फोर्स के द्वारा, या द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा, या हाइड्रोजन बल के द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है, कौन कौन ऐसे मॉलिक्यूल्स इनके अंदर आते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं, और वो हमारा लास्ट सॉलिड होगा, उस सॉलिड का नाम होगा बेटा एटॉमिक सॉलिड। ठीक है, कौन सा सॉलिड होगा बेटे? एटॉमिक सॉलिड के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर एटॉमिक सॉलिड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक, या फिर हम इसको बोलते हैं कोवैलेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं बेटे नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो ये इतने नाम से जाना जाता है, एटॉमिक सॉलिड या फिर कोवैलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात है कि एटॉमिक सॉलिड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, संरचनात्मक इकाइयाँ जो इसमें संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं वो एटम होते हैं, यानी कि परमाणु होते हैं। संरचनात्मक इकाइयाँ परमाणु होते हैं, इसलिए इन्हें हम एटॉमिक सॉलिड कहते हैं। और दूसरी पॉइंट जो होता है, इनमें जो परमाणु हैं, इनमें परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इनको हम कोवैलेंट
सॉलिड या हम सहसंयोजी सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसका क्या होगा बेटे, जो सहसंयोजी बंध है वो पूरे अणु में समान रूप से फैला होता है और फैल करके एक नेटवर्क बनाता है, एक जाल बनाता है परमाणुओं का, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध पूरे अणु में समान रूप से फैला रहता है जिससे परमाणुओं का एक नेटवर्क तैयार होता है, नेटवर्क तैयार होता है। इसलिए इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा, ये कठोर होते हैं बच्चों, ये कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड है वो बहुत प्रबल बॉन्ड होता है, काफ़ी मजबूती से जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये कठोर होते हैं। और चौथा और पांचवा पॉइंट हमारे अंदर इसका आएगा, ये वैद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी वैद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित नहीं होती है। इसका कारण मुक्त आयन की अनुपस्थिति होता है, आयन की अनुपस्थिति होता है। ठीक है, यानी इसमें आयन नहीं होते हैं, इसलिए वैद्युत के कैसे होंगे बेटे, कुचालक होंगे। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा आपके अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। छठा पॉइंट है, ये अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 आदि में विलय होते हैं। ठीक है, आदि में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, ये आपने पढ़ लिया, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे बेटे। इसके एग्जाम्पल में आपका आता है, जैसे आपके पास आ जाएगा बेटा ग्रेफाइट। ठीक है, दूसरा आ जाएगा हीरा, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल इसके, हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन यानी सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, आदि इसके अंदर आ जाएंगे आपके, किसके अंदर, परमाणुविक ठोस के अंदर। ठीक, तो ये रही परमाणुविक ठोस के बारे में। चलिए बच्चों, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि आपके क्रिस्टल